मैं उस साल मर गया जब मेरी पत्नी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसने कहा छोड़ना है तो छोड़ना है, और मेरे साथ आग के समंदर में दफन हो गई। आखिरी पल में उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और रोते हुए बोली, इस जन्म में मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है, अगले जन्म में मुझे जल्दी ढूंढने जरूर आना। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं कुछ साल पहले की गर्मियों की एक ढलती दोपहर में वापस आ चुका था। खिड़की के बाहर आसमान खून की तरह लाल था और कमरे में गर्म हवा चल रही थी। मैं एक सपने से जागकर बिस्तर पर सुन्न बैठा था। कोने में रखी अलार्म घड़ी टिक टिक कर रही थी। टेबल पर कैलेंडर रखा था। मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी रिंग फिंगर पर बिल्कुल नई वेडिंग रिंग को देखा। आंखें बंद की तो वो आसमान छूती लपटें और हथेलियों में उसका सॉफ्ट स्पर्श महसूस हुआ। ये इतना रियल कैसे हो सकता है? ये सपना है या हकीकत? मैंने खुद को चिकोटी काटी। जांग पर तेज दर्द हुआ। खिड़की के बाहर गाड़ियों के हॉर्न ने मुझे मेरे उलझे हुए ख्यालों से बाहर निकाला। इस झटके के बाद मेरे अंदर एक अंतहीन दर्द और पछतावा भर गया। किसी की रची हुई एक गलतफहमी की वजह से मैंने लियू रुयान से सालों तक नफरत की थी। उस दौरान कॉम्पिटिटर्स ने उसे दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, जिससे उसका दम घुटने लगा था। मेरे घर वालों ने भी उसके साथ बेहद बुरा और ठंडा बर्ताव किया। रुयान के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसका कोई अपना नहीं था। वो आधी जिंदगी अकेले ही अपने माता पिता की छोड़ी हुई कंपनी को संभालती रही। बहुत बाद में जब गलतफहमी दूर हुई तब जाकर हमें 6 महीने की खुशी मिली और हमारा एक बच्चा भी होने वाला था। रुयान उस बच्चे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। तभी हाउसकीपर माँ लियू अंदर आई। सर, फूल आ गए हैं, क्या आप निकलने के लिए तैयार हैं? मैंने उलझन में पूछा, कौन से फूल? मेरा दिमाग अभी भी सुन था। क्या आप मिस मूछीक से मिलने हॉस्पिटल नहीं जाने वाले थे? मूछीच? अचानक ये नाम सुनकर मैं जम गया। इस उलझन में मुझे एक सुराग मिल गया था। तो आज का दिन था। मूछीच मेरी बचपन की दोस्त थी और एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस भी, लेकिन बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट में वो बुरी तरह जल गई थी और लंबे समय से हॉस्पिटल में थी। पिछले जन्म में भी आज ही के दिन मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर हॉस्पिटल गया था ताकि मूछीच का बर्थडे मना सकूं। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद मैंने लियू रुयान को अपनी कार में बैठे देखा था। वो बहुत दुखी और बेचारी लग रही थी, लेकिन मैंने कोई सफाई नहीं दी, यहां तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे देखकर वो जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर मेरे पीछे आई। मोबाई, आज मेरा बर्थडे है। उसकी आवाज में एक हल्की सी उम्मीद थी। मैं रुका, मुड़ा और उसे घूरते हुए कोल्ड टोन में कहा, तो क्या? रुयान की साफ आंखें मुझे बिना कुछ कहे देखती रहीं। मैंने आगे कहा, आज मूछच का भी बर्थडे है। मुझसे शादी करने के लिए तुमने हर हद पार कर दी। उसका चेहरा बर्बाद कर दिया, उसका करियर खत्म कर दिया। अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? रुयान ने होठ खोले और बेबसी में समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। यह सुनकर मैंने ठंडी सांस ली। अगर तुमने उस दिन उसे इनवाइट नहीं किया होता तो आज वो हॉस्पिटल में नहीं होती। मैं कैसे मान लूं कि यह एक्सीडेंट था? रुयान कुछ देर चुप रही और फिर बस इतना कहा, सॉरी। उस दिन के बाद से मेरे और रुयान के रिश्ते पूरी तरह टूट गए और एक लंबा दर्दनाक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो एक्सीडेंट, जिसे रुयान भी सिर्फ एक हादसा मानती थी, असल में किसी की रची हुई साजिश थी ताकि हम दोनों को अलग किया जा सके। मैं होश में आया, जल्दी से अपना कोट पहना और कार में बैठ गया, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि ये 5 साल पहले का समय है। सब कुछ ठीक करने का वक्त अभी है। ड्राइवर ट्रैफिक के बीच से गाड़ी निकाल रहा था। सर, क्या आप मिस मू को कॉल करके थोड़ा वेट करने को कहेंगे? मैंने खिड़की से बाहर ट्रैफिक लाइट्स को बदलते देखा और अपना इरादा बदल दिया। हॉस्पिटल मत चलो, कंपनी चलो। सच कहूं तो मुझे रुयान की कंपनी के बारे में ज्यादा याद नहीं था। नफरत की वजह से मैं वहां कभी नहीं गया था। यहां तक कि जब मैं ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा था तो कंफ्यूज था कि आखिर तुम्हारी बिल्डिंग है कौन सी। रास्ते चलते लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। मैंने हाथ में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता पकड़ा हुआ था, अच्छे कपड़े पहने थे, मानो कोई कॉलेज स्टूडेंट प्रपोज करने जा रहा हो। मैंने झिझकते हुए फोन निकाला और रुयान का नंबर ढूंढा। उसका पूरा नाम सेव था और वो मेरी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट
कनेक्ट भी नहीं थी। मैंने कॉल मिलाया, मुझे लगा बहुत देर लगेगी, लेकिन सिर्फ 2 रिंग के बाद उसने फोन उठा लिया। फोन से उसकी मीठी आवाज आई। क्या बात है? एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखें भर आई। मेरी आवाज भी भारी हो गई। रुयान, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि रुयान मीटिंग में है। वो थोड़ी रुकी, किसी से कहा कि मीटिंग खत्म, और फिर मुझसे बोली, मैं अभी नीचे आती हूं। कुछ ही मिनटों में रुयान ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आई। उसकी पतली फिगर सूरज की रोशनी में लंबी परछाई बना रही थी। वो जितनी एलिगेंट और ठंडी लग रही थी, उतनी ही खूबसूरत भी। तुम यहां क्यों आए हो? रुयान ने मेरी तरफ देखा। मैंने वो गुलदस्ता उसकी बाहों में थमा दिया और थोड़ी घबराहट के साथ धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे। रुयान कुछ नहीं बोली। एक लंबी खामोशी छा गई। मैंने छुपकर उसे देखा। वो बिना किसी खुशी के फूलों को घूर रही थी। फिर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मोबाई, क्या उसे ये नहीं चाहिए, है ना? क्या? मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरी नजर फूलों पर गई और मेरा दिल बैठ गया। शिट, हरे गुलाब। इसका मतलब होता है तुम्हें आसमान और समंदर देना। और मूछच को भी सितारों भरा आसमान और समंदर बहुत पसंद था। यादें इतनी उलझी हुई थीं कि मैं बस रुयान को ढूंढना चाहता था और मैंने इस डिटेल पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए शुक्रिया। रुयान की आवाज एकदम रूखी थी। बहुत देर हो गई है, ड्राइवर से कहो तुम्हें घर छोड़ दे। वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन मैंने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। रुको! रुयान को इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे मेरी बाहों में गिर गई। उसका सॉफ्ट शरीर और एक हल्की सी खुशबू मुझे महसूस हुई। रुयान लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, मेरी उंगलियों को काफी देर तक घूरती रही। मैंने दांत पीसते हुए जिद में कहा, रुयान, मैं वापस नहीं जा रहा। रुयान का चेहरा सख्त हो गया। मोबाई, इस बार तुम मुझे कैसे टॉर्चर करने का प्लान बना रहे हो? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल था। मेरी यादों के हिसाब से अभी हमारी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे और वो झगड़े असल में मेरा वन साइडेड गुस्सा होते थे। मैं हमेशा सबसे चुभने वाली बातें कहता था, यहां तक कि त्योहारों पर भी उसे रुलाने के लिए ही गिफ्ट देता था। मैं बेशर्मों की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो फिर बाहर से खाना मंगा लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए लॉन्ग लाइफ नूडल्स ऑर्डर करता हूं। रुयान ने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो गुलदस्ता अब भी उसके हाथों में था। डस्टबिन के पास से गुजरते हुए मुझे लगा था कि वो उसे बिना सोचे फेंक देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं उसके पीछे पीछे ऑफिस तक गया। उसकी डेस्क पर एक ठंडा हो चुका लंच बॉक्स रखा था, जिसे छुआ तक नहीं गया था। मेरे दिल में अचानक तेज दर्द उठा। मैंने अपना फोन निकाला और उसके लिए लॉन्ग लाइफ नूडल्स का ऑर्डर दिया। सूप में कम नमक, बिना हरे प्याज के, साथ में बीफ टोमेटो स्टू और कुछ वेजिटेरियन डिशेस, वो भी बिना मिर्च के। पहले मेरी पसंद का ख्याल रखने के लिए रुयान हमेशा मसालेदार खाना ऑर्डर करती थी। मुझे बाद में पता चला कि उसका पेट खराब रहता था। उसे ज्यादा तीखा, ज्यादा ऑयली या ज्यादा नमक वाला खाना मना था। ऑर्डर करने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। ऐसा लग रहा था कि जो भी कहूंगा गलत ही होगा। रुयान फूलों का रैपिंग पेपर हटा रही थी ताकि उन्हें फूलदान में रख सके। वो हरे गुलाब मेरी आंखों में चुभ रहे थे। मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ा, फूल छीने और सीधा डस्टबिन में फेंक दिए। वो हैरान रह गई और अपने अंगूठे से निकलते खून को देखने लगी, जो कांटे चुभने से निकल रहा था। उसने थक कर सांस ली। मोबाई, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? मैंने अपने अंदर के गुस्से को दबाया। ये लड़की मिट्टी की मूरत क्यों है जिसे गुस्सा ही नहीं आता? फेंक दो, मुझे ये पसंद नहीं। मैं तुम्हारे लिए दूसरे फूल लाऊंगा। रुयान ने टिश्यू पेपर से अपने घाव को दबाया और नजरें झुकाकर बेबसी से कहा, रहने दो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। डस्टबिन का काला पैकेट उठाया और कहा, तुम यहीं रुको, और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। गर्मियों की शाम सड़क के किनारे बहुत से फूल बेचने वाले ठेले खड़े थे। हालांकि बड़े फ्लोरिस्ट की तुलना में उनकी क्वालिटी थोड़ी कम थी। मैंने कई ठेलों के चक्कर लगाए, सारे लाल गुलाब खरीद लिए और उन्हें सिंपल रैपिंग पेपर में लपेटकर एक बड़ा गुलदस्ता बनवा लिया।
तभी खाने की डिलीवरी भी आ गई। दोनों हाथों में ढेर सारा सामान लिए मैं 19वें फ्लोर पर वापस गया। अब ऑफिस पहले से ज्यादा शांत था। जो इक्का दुक्का लोग ओवरटाइम कर रहे थे वो भी जा चुके थे। सिर्फ रूयान के ऑफिस में एक छोटी सी लाइट जल रही थी। मैं दबे पांव अंदर गया। वो कांच की बड़ी खिड़की के पास मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसकी पीठ बहुत अकेली लग रही थी, बिल्कुल किसी आवारा बिल्ली की तरह जिसे किसी ने छोड़ दिया हो। भारी गुलदस्ते और खाने के पैकेट की वजह से दरवाजा जोर से टकराकर खुला। रूयान की पीठ एकदम से अकड़ गई। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा और मैं लगभग दबने ही वाला था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊंगा। थोड़ी सी हैरानी के बाद वो जल्दी से आगे आई और दोनों हाथों से फूलों को संभाला। मैंने चैन की सांस ली। मेरे माथे पे पसीना था, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मैंने सड़क के सारे लाल गुलाब खरीद लिए हैं। रूयान के खूबसूरत और शार्प चेहरे पर थोड़ी सी उलझन दिखी। ऐसा लग रहा था कि मौजूदा रूयान मेरे इस बदले हुए बर्ताव के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। क्या उसे गालियां खाने की आदत हो गई है? जब मैंने देखा कि वो फिर से उसी ठंडे लंच बॉक्स को खाने जा रही है तो मैं चिल्लाया, आह! रूयान ने तुरंत मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी आंखों में एक डर और टेंशन पकड़ ली। मैं सोफे पर लेट गया, अपनी ठुड्डी उठाई और चिड़चिड़ेपन का नाटक करते हुए कहा, क्या तुम कुछ गरम नहीं खा सकती? तुम्हें यह ठंडा खाना खाते देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। अगले आधे घंटे तक ऑफिस में मेरी ही बकबक गूंजती रही। तुम्हें खाना खाना आता भी है या नहीं? इतना बड़ा बीफ का पीस नहीं दिख रहा क्या? सब्जियां नहीं खानी? इतनी बड़ी हो गई हो और खाने में नखरे। अपने नूडल्स खाओ। क्या मैंने इन्हें सजाने के लिए खरीदा है? मेरी लगातार डांट फटकार के बाद वो गरम नूडल्स का बाउल खाली हो गया। मुझे डर था कि रूयान का पेट नहीं भरा होगा, इसलिए मैंने उसे 2 छोटे स्प्रिंग रोल्स भी दे दिए और अपने हिस्से की डिश भी उसे खाने को दे दी। हर रोज ऐसे समझाना पड़े तो मैं कैसे जी पाऊंगा? बोलते बोलते मेरा गला सूख गया था। अचानक मेरे सामने पानी का एक गिलास आया। मैंने सिर उठाया तो देखा रूयान मुझे ही घूर रही थी, मानो कह रही हो, पहले गला तर कर लो फिर डांटना। उसके चेहरे के भाव अब काफी शांत हो गए थे। हालांकि उसकी आंखें अभी भी खाली खाली सी थीं, लेकिन कम से कम वो ठंडी दूरी और डर अब नहीं था। मैंने उसे गले लगाने की अपनी इच्छा को कंट्रोल किया और बोला, रूयान, अब से हम एक साथ अच्छे से रहेंगे, ठीक है? यह सुनकर उसने नजरें नीचे कर ली और बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बर्तन समेटने लगी। कोट पहन लो, मैं ड्राइवर से तुम्हें घर छोड़ने को कहती हूं। लेकिन मैं तो अभी आया हूं। मैंने थोड़ा और रुकने की इच्छा जताई, लेकिन वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से बचकर भाग रही हो। आखिर कचरा फेंकने का काम किसी सीईओ को थोड़ी करना होता है। अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा तो यह झूठ होगा। पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद इस औरत को मनाना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? मैं सोफे पर बैठा अपनी अगली स्ट्रेटेजी सोच रहा था कि सीधे उसके ऊपर कूद पड़ूं या पहले दिल की बातें करूं और फिर कूद पड़ूं। तभी एक फोन रिंग ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। मैंने अनमने ढंग से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आई जो मैंने बहुत समय से नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी बहुत जानी पहचानी थी। मो भाई, आप कहां हो? मेरी खुशी से उछलती धड़कन अचानक खाई में गिर गई। मुझे याद आया, ये इंसान अभी भी है। तुम हो? मेरा टोन कुछ खास गर्मजोशी भरा नहीं था। मुचच की आवाज बहुत सॉफ्ट थी। मैं आपका बहुत देर से वेट कर रही हूं। क्या हमारा प्लान नहीं था कि हम साथ में मेरा बर्थडे मनाएंगे? पिछले जन्म की सारी बातें याद आते ही मेरी उंगलियां फोन पर कस गईं, इतनी कि पोर सफेद पड़ गए। मुचच, हम बचपन के दोस्त हैं, है ना? मुचच ने मेरे इमोशंस को भांप लिया। मो भाई, हम तो फैमिली हैं। फैमिली? मैंने ये शब्द दोहराया और अचानक पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? वो कुछ देर चुप रही, फिर लंबी सांस लेकर बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे छुपकर केक नहीं खाना चाहिए था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं मुस्कुराना चाहता था, लेकिन मुस्कुरा नहीं सका। आज मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हैप्पी बर्थडे। फोन काटने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा मन बहुत अशांत था। मुझे अपने किडनैप होने से पहले की याद आ रही थी।
वो कॉल जो मुचेच ने मुझे की थी, ये पूछने के लिए कि मैं कहां हूं। मैं गहरी सोच में डूब गया। वो मेरी सबसे भरोसेमंद इंसान थी, लेकिन क्या पता शुरू से ही उस ब्लास्ट के पीछे किसी अपने का ही हाथ हो। मैंने आंखें उठाई तो देखा रूयान दरवाजे पर खड़ी थी। उसका आधा चेहरा अंधेरे में था, इसलिए मैं उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पाया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुमने सब सुन लिया? उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बड़ी शांति से कहा, गाड़ी नीचे आ गई है। पिछले जन्म में रूयान ने मुझसे कहा था कि जब भी मैं उसके साथ थोड़ा सा भी अच्छा बर्ताव करता था तो उसके बदले उसे बहुत बड़ा दर्द सहना पड़ता था। इसलिए उसने कभी कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं की। उसने हमेशा खुद को इस बात के लिए तैयार रखा था कि मैं किसी भी वक्त उसे छोड़कर जा सकता हूं। वो बातें आज मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। दर्द से मेरी सांसें अटकने लगी। पिछले जन्म में आज ही के दिन जब मैं घर पर नहीं था तो उसका डिनर सिर्फ एक ठंडा लंच बॉक्स था। किसी ने भी उसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा था, इसीलिए वो हॉस्पिटल के गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। रूयान सिर्फ मेरे मुंह से हैप्पी बर्थडे सुनना चाहती थी, और मैंने क्या किया? मैंने उसे मेरे मामलों से दूर रहने और मुझसे दूर रहने को कहा। इस सच्चाई के बोझ ने मुझे कुचल कर रख दिया। उसने नजरें घुमाई और बोली, सॉरी, वो बस मेरे मुंह से निकल गया। रात हो गई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो जल्दी जाओ। मैंने रूयान का हाथ जोर से खींचा और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसने भारी आवाज में मुझसे पूछा, मोबाई, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने मुझे अभी तक काफी बेइज्जत नहीं किया? मैंने उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ लिया और बहुत सख्त लहजे में कहा, बीवी, हिलना मत। मेरे ये कुछ शब्द किसी जादू की तरह थे जिसने उसे पूरी तरह बांध दिया। मैंने सिर झुकाया और रूयान के ठंडे होठों को चूम लिया। उसकी कमर को पकड़े हुए मैंने उसे दीवार से सटा दिया और बहुत प्यार और केयर के साथ उसे किस किया। शुरुआत की उस अकड़न से लेकर हैरानी तक, और आखिरकार उसने खुद को मुझे सरेंडर कर दिया। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी प्योर वाइट ड्रेस अब मुड़ तुड़ गई थी। उसने अनजाने में ही अपने हाथ बढ़ाए और लालच में आकर मेरी पीठ को कसकर पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए। छत की लाइट जली और फिर बुझ गई। जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में घूम रही है। मुझे किडनैप करने वाले का कभी रूयान से कनेक्शन था। वो एक बैंकरप्ट कंपनी का मालिक थी और मुचेच के साथ सालों पहले हुआ वो एक्सीडेंट असल में मेरे सेकेंड अंकल की रची हुई साजिश थी, ताकि मेरे और रूयान के बीच दरार पड़ सके। ये सब मुझे पिछले जन्म के आखिरी साल में ही पता चला था। मेरी लोकेशंस हमेशा बहुत सीक्रेट रखी जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। उन्हें कैसे पता चला? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, मुचेच की वो फोन कॉल। मरने से पहले उसने जो आखिरी बात कही थी वो भी रूयान ने मुचेच को थैंक्स कहा था। अगर वो नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाती। इंसान अक्सर भ्रम में रहता है। अब पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी वो बचपन की दोस्त जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, मुचेच का इस सब में क्या रोल था? रात को बहुत थक जाने और नींद न आने की वजह से अगली सुबह मेरा सिर थोड़ा भारी था। मैं दोपहर तक सोता रहा। रूयान ने शायद अंदाजा लगा लिया था कि मैं भूखा उठूंगा। टेबल पर लंच सलीके से सजा हुआ था। घर एकदम साफ सुथरा था और सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में था। जल्दी से ब्रश करके और मुंह धोकर मैंने नाश्ता किया। फिर मैं रूयान के स्टडी रूम में गया। कंप्यूटर पर वीडियो मीटिंग चल रही थी। ढलते सूरज की किरणें कांच की बड़ी खिड़की से छनकर रूयान के बेहद खूबसूरत और ठंडे चेहरे पर पड़ रही थीं। इससे उसके अंदर की वो पैदाइशी ठंडक थोड़ी कम हो गई थी। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। सच में मैं उसे जितना देखता था वो उतनी ही अट्रैक्टिव लगती थी। रूयान की ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमेशा से बहुत तेज थीं। मेरे दरवाजा खोलते ही उसने नजरें उठा ली। मेरे कपड़ों को देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ और हल्का सा खांसा। मैं रूयान के सामने बैठ गया। फोन खोला तो देखा मुचेच ने मुझे 5 बार कॉल किया था और कई मैसेज भेजे थे। सब कल रात के थे। उस वक्त तक शायद मेरे होश उड़ चुके थे, इसीलिए मुझे रिंगटोन सुनाई नहीं दी।
क्या मैं रूयान को कुछ ज्यादा ही घूर रहा था? उसकी नजरें स्क्रीन पर थीं, मानो उसे मेरे होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। चलो नाटक करते रहो। मैंने पैर पर पैर चढ़ाया और उसके विजन के साइड में पैर हिलाना शुरू कर दिया। रूयान की आवाज अचानक रुकी। कुछ पल की झिझक के बाद वो बोली, आज के लिए बस इतना ही। इतना कहकर उसने मीटिंग एंड कर दी। वो अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पीछे की ओर झुकी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। मो भाई, कल रात तक तो मो भाई था, अब फिर से मो बाई हो गया। मौसम थोड़ा ठंडा था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। प्रेसिडेंट लियो, क्या कल रात मेरा फोन बजा था? रूयान ने शांति से अपनी पलकें झुकाई। क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने डेस्क के ऊपर से झुककर उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। भले ही तुम कितना भी अच्छा छुपा लो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हो। मो बाई, ये वर्किंग आवर्स हैं। उसने अपना चेहरा घुमाकर मुझे याद दिलाया। अगर उसकी सांसें थोड़ी तेज नहीं होती तो मुझे सच में लगता कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने उसे हल्का सा किस किया। क्या और चाहिए? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर सीधा जवाब दिया, हाँ। मैंने उसे एक और किस किया। मैं बगल वाले कमरे में वेट कर रहा हूं। काम खत्म करो, फिर साथ घर चलेंगे। कमरे में वापस आने के बाद मुझे फिर से मूचच का कॉल आया। मो भाई, आप सामने आ दे। दूसरी तरफ से उसकी आवाज बहुत भारी और बैठी हुई थी, जैसे वो पूरी रात रोई हो। मैं हैरान रह गया। मैं कहां सामने आ गया? मैं तो कहीं नहीं गया। उसकी आवाज धीमी हो गई। अगर मेरा चेहरा कभी ठीक नहीं हो सकता तो मैंने हार मानने का फैसला कर लिया है। मैं आपके साथ एक शांति भरी जिंदगी बिताना चाहती हूं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़े ठंडे लहजे में कहा, हमारे बीच बहुत पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूं। तो मेरा क्या? मूछच ने कहा। आपके उन वादों का क्या? क्या इसलिए कि मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है अब आप मुझे पसंद नहीं करते? मैं कुछ बोलना चाहता था पर रुक गया। तुमने ही तो ब्रेकअप की बात कही थी। तुम्हारी नई कंपनी तुम्हें प्रमोट कर रही है ताकि तुम करियर में और आगे बढ़ सको। मूचच अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आवाज नरम पड़ गई। लेकिन मोबाई, आपने तो कहा था कि आप मेरा वेट करेंगे। मैं और कितना वेट करूं? मैंने एक लंबी सांस ली। तुम्हारे पास आगे बढ़ने के अनगिनत मौके थे, लेकिन तुमने मुझे इंतजार करने पर मजबूर किया। मेरे सेकंड अंकल अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे मो फैमिली के पास छोड़ दिया था। दोनों विदेश चले गए और नई फैमिली बसा ली। मैं मो फैमिली के लिए सिर्फ एक मोहरा था। मूचच ने फिल्मों में बहुत सक्सेस हासिल की, जबकि मुझे मेरे सेकंड अंकल ने एक कोने में धकेल दिया था। उस रात मैंने उसे पूरी रात कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अगले दिन स्क्रीन पर उसका फर्स्ट किस देखकर मैं पूरी तरह टूट गया और हार मानकर मैंने सेकंड अंकल की शर्तें मान ली। इस वक्त मूचच ने फोन पर मुझसे पूछा, क्या अब आपको लियू रूयान से प्यार हो गया है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ। उसके बाद के दिनों में मूचच ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। मैंने बहुत सोचा। पिछले जन्म में मुझे मारने वाले कातिल को पकड़ने के लिए मुझे रूयान की ताकत की जरूरत थी। पहला कदम यह था कि उसे इस बात पर यकीन दिलाया जाए कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वरना कहीं वो मुझे पागल खाने ना भेज दे। मैं हाथ का सहारा लेकर रूयान के सामने लेटा हुआ उसे मजे से एक कहानी सुना रहा था। इस महीने में ये तीसरी रीबर्थ नॉवल थी जो मैं उसे सुना रहा था। रूयान ध्यान से सुन रही थी। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इसके टीवी सीरियल एडॉप्टेशन में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। बात मेरे पसंद की नहीं है, बात यह है कि क्या तुम्हें यह पसंद है। उसने मेरी सिकुड़ी हुई शर्ट को देखा और ठंडी सांस ली। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। आजकल मेरे और रूयान के रिश्ते काफी सुधर गए थे। वो मुझे बहुत लाड प्यार करती थी, मेरी हर बात मानती थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि हमारे बीच कोई अदृश्य दीवार है। रूयान, मैंने कुर्सी को पास खींचा और सीरियस चेहरा बनाकर उसके सामने बैठ गया। मुझे लगता है कि अब तुम्हें बता देना चाहिए। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और ऐसे बैठ गई जैसे ध्यान से सुनने को तैयार हो। मैंने बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ कहना शुरू किया, सच कहूं तो मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। एक लंबी खामोशी छा गई।
रुयान ने अपनी भौहें हल्की सी ऊपर की और होंठ दबा लिए। उसे हंसी आ रही थी। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। उसके होंठों पर मुस्कान आई जिसे उसने कंट्रोल करते हुए कहा, मैं यकीन करती हूं। मैंने बिना रुके सब कुछ उगल दिया, पिछले जन्म की सारी बातें एक सांस में बता दी। शुरुआत में वो ऐसे सुन रही थी जैसे किसी बच्चे की मनगढ़ंत कहानी सुन रही हो, मानो मैंने कोई नया जोक सीखा हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी भौहें तन गई। जिसने मुझे चाकू मारा था उसका सरनेम फेंग था। शायद वो फ्यूचर में तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय बनेगा और बाद में अपनी खुद की कंपनी खोलेगा। जाहिर है अभी 5 साल पहले मुझे नहीं पता कि वो कहां है। और हां, मेरे सेकेंड अंकल भी इसमें शामिल थे। आखिर में हमें ध्यान रखना होगा। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज फोन रिंगटोन ने मुझे बीच में रोक दिया। मैंने और रुयान दोनों ने स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा। मेरी लापरवाही की वजह से मुचच का नाम अभी भी पूरा सेव नहीं किया गया था। रुयान के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और वो वापस अपने उसी ठंडे और रिजर्व एटीट्यूड में आ गई। वो उठी और प्लेट्स उठाने लगी। मैं बर्तन धोने जा रही हूं। वो फीलिंग फिर से वापस आ गई। क्या रुयान मुझसे बच रही थी या वो डरी हुई थी? मैंने दांत पीसे फोन उठाया और उसके पीछे पीछे किचन में गया। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और उसने नल खोल दिया था। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। स्पीकर से मुचच की वो जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। मोबाई, शायद ये आखिरी बार है जब मैं आपको कॉल कर रही हूं। फोन से इंसानी आवाज के साथ साथ तेज हवाओं के चलने की आवाज भी आ रही थी। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं हाई स्कूल की बिल्डिंग की छत पर हूं। मोबाई, क्या आपको याद है जिस दिन मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ा था, तब आपने कहा था कि मो फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो सच में आपसे प्यार करता हो, और उस दिन आपने मुझे रोक लिया था। उसकी आवाज बहुत हल्की थी जिसमें थोड़ी उदासी मिली हुई थी। अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा। अच्छा, कोई बेवकूफी मत करना। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं तुरंत मुड़ा, जल्दी से कपड़े पहने और बोला, तुम वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूं। मैंने फोन काट दिया। जब मुड़कर देखा तो रुयान अभी भी सिंक के पास पीठ किए खड़ी थी, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। बस पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं घबराहट में उसके पास गया। क्या तुम पागल हो? जल्दी कपड़े बदलो। मैंने उसे खींचा तो वो लड़खड़ा गई। उसकी खूबसूरत आंखें मुझे हैरानी से देख रही थी। कपड़े बदलो? मेरा अकेले जाना ठीक नहीं लगेगा। आखिर अब मेरी शादी हो चुकी है। मैंने चिढ़ते हुए अपना फोन निकाला। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। ये मुछच भी ना, अभी तो बच्चों की इवनिंग क्लासेस भी खत्म नहीं हुई होंगी। इतने लोगों के सामने वो छत से कूदेगी तो कैसा लगेगा? मैंने कपड़े बदल लिए हैं। रुयान पूरी तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। तुम तो बहुत तेज निकली। पुलिस पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मुछच को बार बार कॉल न करूं, उसे एक झूठी उम्मीद में रहने दो ताकि वो तुरंत कोई खतरनाक कदम न उठाए। इस बीच पुलिस ने स्कूल के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। हम जल्दी ही वहां पहुंच गए। छत पर हवा बहुत तेज चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। पुलिस मुचिक से लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस मुझे छत पर ले गई। मिस्टर मो, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। प्लीज थोड़ी देर तक उसे बातों में उलझाए रखिए। रेस्क्यू टीम रास्ते में है। मैंने रुयान की तरफ देखा जो पुलिस की बैरिकेडिंग के बाहर खड़ी थी। उसने मुझे सिर हिलाकर इशारा किया। मैंने एक गहरी सांस ली, एक कदम आगे बढ़ाया और आवाज लगाई, मुचेच। छत के किनारे बैठी वो परछाई थोड़ी हिली और अपना सिर मोड़ा, जिससे उसका आधा जला हुआ चेहरा नजर आया। मो भाई, आप आ गए। उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे देखे हुए एक जमाना बीत गया हो। पिछले जन्म में रुयान के साथ गलतफहमियां दूर होने के बाद हम उससे मिलने कई बार गए थे, लेकिन मुचिच ने हमेशा हमसे मिलने से इनकार कर दिया।
शायद एक ऐसे इंसान के लिए जिसे आपने सालों तक नफरत की हो, यह मानना बहुत मुश्किल होता है कि असली मुजरिम वो नहीं है। इसके अलावा बाद में रूयान के परिवार के दुश्मनों की वजह से हालात इतने खराब हो गए थे कि मुझे घर में ही रहना पड़ता था, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। पिछले जन्म और इस जन्म को मिला लें तो शायद हमें मिले हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। मुचच, क्या तुम पहले नीचे आ सकती हो? मुचच ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस मुझे देखती रही। जब भी हमारी आंखें मिलती थी मुझे लगता था कि मैं आपके लिए खास हूं। रूयान आपको बहुत अच्छी तरह समझती है। उसने सही कहा था, मैं कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गई थी। साफ है कि शादी से पहले ही आपने मुझसे कह दिया था कि अब हम सिर्फ एक फैमिली की तरह रहेंगे। शायद मैं ही बहुत लालची हो गई थी। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए, वो दिन जब मैं और मुचच एक दूसरे के सहारे जीते थे। जब बुंडे उसे परेशान करते थे तो मैं उसे बचाता था, और जब सेकंड अंकल ने मुझे घर से निकाल दिया था तो वो भारी बारिश में मेरे लिए छाता लेकर आई थी और मुझे अपने घर ले गई थी। एक पल के लिए मेरा मन डोल गया, क्या सच में उसी ने मुझे मरवाया था? मुचच मुस्कुराई। आपने वादा किया था कि आप हर साल मेरा बर्थडे मेरे साथ मनाएंगे। अगर आप मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगे तो क्या मैं नीचे आ जाऊं? मैंने गाना शुरू किया और हवाओं का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगा। मेरी आवाज रात के अंधेरे में उस छत पर गूंजने लगी। लेकिन गाना गाते हुए अचानक मुझे याद आया कि शायद मैंने रूयान के बर्थडे पर उसके लिए गाना नहीं गाया था। घर जाकर मुझे इसकी भरपाई करनी होगी। गाना खत्म होने के बाद मुचच छत पर मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। थैंक यू, बहुत सालों बाद आपकी आवाज में गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूं। उसकी आवाज तेज थी। क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरी फैमिली हो। मुचच की गहरी आंखें भीड़ की तरफ देख रही थी, मानो वो रूयान से नजरें मिला रही हों। छत पर चल रही हवा से मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी। मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मुचच ने नजरें हटाई और मुझे देखकर मुस्कुराई। मोबाई, आई लव यू। इतना कहते ही उसने अपनी बाहें फैलाई और उस अंतहीन अंधेरे में पीछे की तरफ गिर गई। उस पल मानो वक्त रुक गया। मेरे शरीर का खून जमकर बर्फ हो गया। अगले ही सेकंड मैं छत के किनारे की तरफ भागा, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाया। मैं उस गहरे अंधेरे को घूरता रह गया। दिमाग एकदम खाली हो चुका था। तभी मुझे नीचे गिरने की एक भारी आवाज सुनाई दी। मेरे पैर कांपने लगे और मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मुचच मर गई। क्या मेरी वजह से उसकी जान गई? कहते हैं इंसान बहुत सेंसिटिव होता है। मैं और वो कितने सालों से एक दूसरे को जानते थे। उसे महसूस हो गया था कि मैं उससे दूर जा रहा हूं, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। क्या इसका मतलब यह था कि मैंने उसे मार डाला? मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, दिमाग सुन्न था और मैं लगातार कांप रहा था। अचानक पीछे से गर्म हाथों ने मुझे गले लगा लिया। वो जानी पहचानी खुशबू उस वक्त किसी लाइफ सेवर की तरह लग रही थी। उसने मुझे गले लगाया और बोली, वो मरी नहीं है। नीचे पुलिस ने उसे बचाने के लिए एयर कुशन बिछा रखा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और काफी देर बाद जाकर मेरी सांस में सांस आई। रूयान की आवाज बहुत ठंडी थी। उसे सिर्फ थोड़ी खरोंचें आई है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं। नहीं, मेरी आवाज बैठी हुई थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं और रूयान वापस कार में आ गए। खिड़की के बाहर पुलिस वाले एक एक करके वहां से जा रहे थे। थोड़ी देर में कोई हमें हॉस्पिटल ले जाएगा, क्योंकि मुचच का कोई परिवार नहीं है। मैंने बहुत थकी हुई आवाज में रूयान से कहा, यहां आने से पहले एक बात थी जो मैंने तुमसे नहीं कही थी। मुझे शक है कि मुचच भी पिछले जन्म की उस साजिश में शामिल थी। रूयान ने एक गहरी सांस ली। और अगर वो शामिल नहीं हुई तो? अगर वो बेकसूर निकली तो तुम उसे चुनोगे या मुझे? जब उसने ये सवाल पूछा तब जाकर मुझे सच में राहत मिली, क्योंकि रूयान हमेशा यही मानकर चलती थी कि मैं उसे कभी नहीं चुनूंगा। मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ रूयान की तरफ देखा। जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें चुनूंगा। तुम्हें याद है जब मुचच ने अपना डेब्यू किया था? उस वक्त मैं मुचच से ब्रेकअप कर चुका था।
वो फिल्मों में गई, उसका नाम बड़ा हो गया। जब मेरी तुमसे शादी हुई तब तक हमारे ब्रेकअप को 1 साल से ज्यादा हो चुका था। मैं मानता हूं कि शुरुआत में मैं तुमसे नफरत करता था, ठीक वैसे ही जैसे मैं सेकंड अंकल से करता था। मुझे उन लोगों से नफरत थी जो बिना मेरी इजाजत के मेरी जिंदगी में घुस आए थे। उसी दौरान मूचेच का एक इन्वेस्टर के साथ डिनर पर जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी तुम चला रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें भी सेकंड अंकल जैसा ही बेरहम और क्रूर मान लिया था। मैंने तुमसे इसलिए नफरत नहीं की थी क्योंकि मुझे मूचेच पसंद थी। मुझे बस ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो जरा सी बात पर किसी का करियर बर्बाद कर दे। रुयान ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। सॉरी, वो मेरी ही गलती थी। मैंने चीजों को ठीक से नहीं संभाला। नहीं, मैंने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। मैंने कहा ना, वो सेकंड अंकल की गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें किसने डांटा? मैं उससे जाकर हिसाब लूंगा। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, थैंक यू। ये पहली बार है जब किसी ने मेरा साइड लिया है, वो भी तुमने। ये सुनकर मुझे फिर से बहुत गिल्टी महसूस होने लगा। रुयान ने मुझे ध्यान से देखा। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया? कार में काफी अंधेरा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में एक चमक देख सकता था। मैंने धीरे से कहना शुरू किया, एक बार तुम शराब पीकर घर आई थी और तुमने मेरे पिल्ले के लिए मेरे बुने हुए मफलर को खराब कर दिया था। आधी रात को तुम फर्श पर पालथी मारकर बैठी थी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि इसे वापस कैसे बुना जाए। मैंने तुमसे कहा कि सो जाओ, तो तुमने कहा कि अगर पिल्ले के पास मफलर नहीं होगा तो उसे सर्दियों में बहुत ठंड लगेगी। तभी मैंने सोचा, जो इंसान इस बात की फिक्र कर सकता है कि एक पिल्ले को ठंड लगेगी या नहीं, वो किसी इंसान को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। सच कहूं तो एक बात थी जो मैंने उसे नहीं बताई। उस रात रुयान नींद में बड़बड़ा रही थी। उसने कहा था, मोबाई, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। और ये मैंने तब सुना जब मैं आधी रात को पानी पीने उठा था। उस वक्त मेरा दिल पिघल गया था। मुझे लगा वो भी कितनी बेचारी है, अकेली, जिससे कोई प्यार नहीं करता। रुयान बहुत मजे से सुन रही थी। क्या हम कुत्ता पालने वाले हैं? शादी के 3रे साल मेरे बर्थडे पर तुमने मुझे एक कुत्ता गिफ्ट किया था। तुमने कहा था कि तुम बहुत बिजी रहती हो, अक्सर घर नहीं आ पाती, इसलिए ये मेरे साथ रहेगा। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए खुशी से कहा, अगर अभी के हिसाब से देखें तो वो शायद अभी किसी घर में बूढ़ा कुत्ता होगा, उसका अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ होगा। हमारा कुत्ता बहुत होशियार था, उसे जो सिखाओ तुरंत सीख जाता था। क्या तुम्हें शक नहीं है कि उसने भी मैनपो का सूप नहीं पिया था? मैं अचानक चुप हो गया। रुयान भी हैरान रह गई। मैंने खाली नजरों से उसका हाथ पकड़ा और कहा, वो भी मेरे जैसी ही है। क्या मतलब? मेरी भौहें और तन गई। अभी मुझ के कूदने से पहले उसने मुझसे कहा था कि सालों से उसने मुझे हैप्पी बर्थडे गाते हुए नहीं सुना, लेकिन सच तो यह है कि मैंने पिछले साल ही उसके लिए गाया था। रुयान ने आंखें सिकोड़ी और उसे तुरंत समझ आ गया कि बात क्या है। आधे घंटे बाद जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें बताया कि कोई मूछछ को ले जा चुका है। जब हमने और पूछा तो उन्होंने पेशेंट की प्राइवेसी का बहाना बनाकर हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस सिचुएशन के बाद यह यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मूछछ का उस सब से कोई लेना देना नहीं था। घर लौटते वक्त मैं बस एक ही बात के बारे में सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने जानबूझकर वहां से छलांग लगाई थी? रुयान की नजरें बाहर की तरफ थी। जाहिर है, जब ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती तो पुलिस हमेशा रेस्क्यू एयर कुशन लगाती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे 100% यकीन होता कि मैं कूदने के बाद भी जिंदा बचूंगी। मैंने उसे ध्यान से देखा। तो तुम्हें क्या लगता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसने हल्की सी सांस ली। तुम्हारी सिंपैथी पाना, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसकी तरफदारी करो। पिछले दोनों जन्मों को मिलाकर यह सच में पहली बार था जब रुयान ने मुझसे इतने जेलसी भरे शब्द कहे थे। मैंने अपने होठ दबाए और बहुत सीरियस होकर सिर हिलाया। समझ गए? उसने रूखेपन से पूछा। औरतें औरतों को सबसे अच्छी तरह समझती है। मैं खिड़की के बाहर गुजरते नजारों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। मैंने रुयान को 5 साल पहले ही वार्निंग दे दी थी कि किसी से सावधान रहना है।
उम्मीद है कि चीजें इससे ज्यादा खराब नहीं होंगी। पिछले जन्म की याद आई जब वो बिना डरे आग के समंदर में कूद गई थी और मुझे कसकर गले लगा लिया था। उस पल को याद करके मेरा दिल फिर से दर्द से भर गया। घंटों तक सफर करने के बाद जब हम घर पहुंचे तो काफी रात हो चुकी थी। हाउसकीपर माँ लियू जा चुकी थी और लिविंग रूम की लाइट बंद थी। जैसे ही रूयान ने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने झपट कर उसे सोफे पर गिरा दिया। रूयान के कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए। उसने भारी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, रूयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी सांसें तुरंत तेज हो गई। किसने सोचा था कि सिर्फ एक आई लव यू का इतना गहरा असर होगा कि वो इतनी बेचैन हो जाएगी। मैं मुस्कुराया और अपनी आवाज को नरम करते हुए बोला, बीवी, आई लव यू। अगले ही पल रूयान ने मेरे होठों को चूम लिया। उसकी इस नई इंटेंसिटी ने मुझे ऐसे कैद कर लिया कि मैं उसके प्यार को कुकरा ही नहीं सका। उसके हाथ मेरे चेहरे को ऐसे सहला रहे थे मानो मैं कोई बहुत कीमती चीज हूं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने हमारे बच्चे के लिए कोई निकनेम सोचा है? रूयान के इमोशंस अब कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। उसने मुझे कसकर गले लगाया और बोली, मोबाई, तुम मेरे हो। नहाने के बाद मेरी आंखें नींद से भारी हो रही थी। मेरे हाथ अभी भी उसे पकड़े हुए थे और वो एक शांत बिल्ली की तरह मेरी बाहों में थी, मानो उसे कभी गुस्सा ही ना आता हो। मोबाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी आवाज बहुत प्यारी और नींद से भरी हुई थी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ मूवी देखने जाओगे, लेकिन अगले दिन तुमने कहा कि तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम चले गए। क्या तुम हॉस्पिटल उससे मिलने गए थे? मेरे लिए तो यह बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। मैंने थोड़ा याद करने की कोशिश की, लेकिन इसका मूछत से कोई लेना देना नहीं लगा। उस बार मैं सच में ड्रिप लगवाने हॉस्पिटल गया था, लेकिन रूयान की टोन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं उठकर बैठ गया। रूयान थोड़ी देर हैरान रही, फिर बोली, सॉरी मत बोलो। मैं पालथी मारकर बैठ गया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मूछत से मिलने गया था? वैसे तो रूयान के कॉन्टैक्ट्स इतने मजबूत थे कि वो आसानी से मेरा शेड्यूल पता कर सकती थी। उसे यह भी पता चल जाता कि मैं हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए ड्रिप लगवा रहा था, लेकिन उसने कभी मेरे बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रूयान ने सच बता दिया। मैं मूछत की वीचैट मोमेंट्स देख सकती थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की ही आंखों में कंफ्यूजन था। रूयान ने अपना फोन निकाला और मुझे दे दिया। मैंने जल्दी से मूछत की प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने उसकी टाइमलाइन देखी, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। 9 अगस्त, आज मोबाई ने कहा कि वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। थैंक यू माय लव। 1 अक्टूबर, मोबाई के हाथ का बना खाना चखने का मौका मिला। वही पुराना टेस्ट। मैं पागलों की तरह स्क्रॉल करता, 6 महीने पुरानी एक पोस्ट नहीं मिली। मूवी रिलीज हो गई है, मोबाई का इंतजार कर रही हूं। यह ठीक वही दिन था जब मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट का इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन जब मैंने अपना फोन चेक किया तो मुझे की टाइमलाइन बिल्कुल खाली थी। ये पोस्ट सिर्फ रूयान को दिखाने के लिए सेट किए गए थे। सच तो यह था कि शादी के बाद से मैं मुचित से बहुत कम मिलता था। ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल वाले मुझे बिल भरने के लिए कॉल करते थे, या जब डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना होता था तब वो मुझसे बात करती थी। मैं सच में उसे सिर्फ एक पुरानी दोस्त मानता था, लेकिन वो मेरी पीठ पीछे बार बार मेरे अपनों को चोट पहुंचा रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा था। और तुमने इस सब पर यकीन कर लिया? इन पोस्ट में मेरी एक भी फोटो नहीं है। रूयान ने नजरें झुकाकर मेरे फोन की खाली स्क्रीन को देखा। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद सी जगी। मोबाई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस पर यकीन न करूं। वो बार बार ऐप खोलती और बंद करती रही, मानो कुछ कंफर्म करना चाहती हो, या शायद ये सिर्फ उसकी घबराहट थी। जब अचानक से थोड़ी उम्मीद दिखी तो मुझे डर लगा कि अगर मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी और मुझे पता चला कि तुम सच में उसके साथ मूवी थिएटर में थे, तो इससे अच्छा था कि मुझे कुछ पता ही न चले। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। तुमने मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं? बोलते बोलते मैं अचानक रुक गया। वो मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे करती? उस वक्त मैं बात बात पर उसे ताने मारता था। अगर वो पूछती भी तो शायद मेरे जवाब उसके खुद के अंदाजों से भी ज्यादा कड़वे होते। मेरी गलती है। मैंने अपनी रूठी हुई बीवी को गले लगा लिया। मेरी नाक जलने लगी थी।
सॉरी, आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। वो धीरे से मुस्कुराई। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी, बस कभी ये मत कहना कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। उस रात हमारे बीच की आखिरी दीवार भी गिर गई। मुझे शक होने लगा था कि रू यान को सच में खुद को टॉर्चर करवाने की आदत पड़ गई थी। अगर उसे एक दिन भी डांट ना पड़े तो वो बेचैन हो जाती थी। पतझड़ की एक सुबह मेरा गुस्सा फिर से फूट पड़ा। रूयान, क्या तुम कंपनी में काम करते करते मरना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बेस्ट हार्डवर्किंग एम्प्लॉय का अवार्ड दूं? फोन पर रूयान की आमतौर पर अट्रैक्टिव लगने वाली आवाज अब एकदम भारी और सैंड पेपर जैसी खुरदरी हो चुकी थी। सर्दी की वजह से उसकी नाक भी बंद थी। उसने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी काम कर सकती हूं। आधी रात तक उसे तेज बुखार आ गया और उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मैंने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर उसे दवा दिलवाई, आधा प्यार से और आधा जबरदस्ती करके उसे दवा पिलाई। फिर सुबह होने तक मैं उसे गर्म पानी की पट्टियां करता रहा। बुखार कम होने के बाद मैंने मालियो के लिए एक हल्का डाइट चार्ट लिखा ताकि जब रूयान उठे तो वो उसे खिला सके। लेकिन जब मैं सुबह 10 बजे उठा तो पता चला कि वो सुबह सुबह ही काम पर जा चुकी थी। पिछले जन्म के उस एक्सीडेंट के खौफ की वजह से मैं उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत केयरफुल था। नाश्ता करने के बाद मैंने मालियो की बनाई हुई चाय ली और जल्दी से उसकी कंपनी की तरफ निकल पड़ा। सेक्रेटरी ने जैसे ही मुझे देखा वो घबराकर खड़ी हो गई। प्रेसिडेंट लियू अपने ऑफिस में हैं, वो अभी किसी से नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। इतना कहकर मैं दरवाजे के पास रखे सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। थोड़ी देर में मुझे रू यान की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी और उसकी आवाज में इतनी ठंडक और सख्ती थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने आपको मौका दिया था लेकिन आप खुद उसे समझ नहीं पाए। प्रेसिडेंट लियू, साफ दिख रहा है कि आपने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए यह जाल बिछाया है। रू यान ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तो क्या? ये आप बिल्कुल अनरीजनेबल हो रही हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा पहला फोकस प्रॉफिट होता है। मैंने कभी किसी के साथ रीजनेबल होने का दावा नहीं किया। मैं अपनी ठुड्डी पे हाथ रखे मजे से सुन रहा था जबकि सेक्रेटरी डर के मारे कांप रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में बाहर निकला। जाते वक्त उसकी नजरें मुझसे टकराईं। मैं सुन्न रह गया। बॉस फैंग, यही वो आदमी था जिसने पिछले जन्म में मुझे चाकू मारा था। क्या रूयान ने अपना काम शुरू कर दिया है? मानना पड़ेगा वो एक्शन लेने में बहुत तेज है। सेक्रेटरी ने पसीना पोंछते हुए तेज आवाज में कहा, प्रेसिडेंट लियू, आपके हस्बैंड आए हैं। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और लंच बॉक्स लेकर अंदर गया। रूयान खिड़की के पास बैठी थी। उसने सफेद शर्ट पहनी थी जिस पर जरा भी दाग नहीं था। उसने मुझे देखकर बहुत ही कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज दोपहर में वापस आओगे? मैंने लंच बॉक्स उसकी डेस्क पर रखा और सामने बैठ गया। जो आदमी अभी अभी बाहर गया वो वही है जिसने मुझे चाकू मारा था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। रू यान की खूबसूरत आंखों में अचानक बर्फ जैसी ठंडक आ गई। उसे मुझ पर छोड़ दो, इतना कहकर वो सिर झुकाकर चुपचाप अपना खाना खाने लगी। टाइमिंग एकदम सही थी। सूप अभी भी गर्म था। वो खाते वक्त भी इतनी ग्रेसफुल लगती थी कि उसे देखकर ही दिल खुश हो जाता था। पिछले जन्म और इस जन्म की इतनी उलझनों के बाद मुझे अब जाकर महसूस हो रहा था कि हम सच में पागलों की तरह प्यार में है। वक्त उड़ता गया और देखते ही देखते पतझड़ खत्म होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मूछच मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो चुकी है। उसका फोन नंबर बंद हो गया था और कांटेक्ट के सारे रास्ते कट चुके थे। कभी कभी हाई स्कूल के बच्चों को घर जाते देख मुझे पुरानी बातें याद आ जाती थीं। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। रूयान बहुत बिजी हो गई थी। वो सुबह जल्दी जाती और रात को देर से लौटती। कभी कभी उसे देखकर मुझे पिछले जन्म की याद आ जाती थी, जब वो इसी तरह काम करती थी मानो उसका काम कभी खत्म ही नहीं होता था। सर, 10 बज गए हैं, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। मैं फर्श पर बिछे कारपेट पर पालथी मारकर बैठा था। मेरे चारों तरफ नई खरीदी हुई चीजों का ढेर लगा था। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा।
हिसाब लगाऊं तो पूरे 1 हफ्ते से मेरी रुयान से ठीक से बात नहीं हुई थी। आज अचानक मेरा मन किया कि मैं उसका इंतजार करूं। मौसम ठंडा हो रहा था, इसलिए मैं मॉल गया था और उसके लिए सर्दियों के कपड़े लेकर आया था। एक कैमल कलर का चेक वाला मफलर, एक वूलन कोट और वो चीज जो उसे बहुत पसंद थी, एक फजी ग्लव्स का पेयर जो थोड़ा बचकाना सा लगता था। जब मैं इन चीजों को वार्डरोब में रखने जा रहा था, तभी अचानक मुझे अपने कोट की जेब में फोन के वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे निकाला तो देखा कि एक ईमेल आया है। मैंने उसकी एक फोटो खींची और रुयान को मैसेज भेजा। मजाकिया अंदाज में कहा, बीबी तुम्हारे पास ऐसा कौन सा फोन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। वो मेरे ऐसे मजाक की पहले से ही आदी हो चुकी थी। उसने तुरंत जवाब दिया, वो मेरा वर्क फोन है, मैं लाना भूल गई थी। मेरे लिए चेक कर लो क्या ईमेल आया है। मैंने मुस्कुराते हुए ईमेल खोला और कहा, कहीं ये किसी का लव लेटर तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं घर सिर पर उठा लूंगा। स्क्रीन पर जो खुला वो एक मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे जूम किया। मुंह चेन हुई, खोपड़ी में फ्रैक्चर और ब्रेन हैमरेज। लगता है इस आदमी के सिर पर कोई भारी चीज गिरी थी। नीचे एक डेथ सर्टिफिकेट भी था, वर्क प्लेस एक्सीडेंट। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। रुयान का मैसेज पढ़ने के बाद मैंने फोन रख दिया। मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूं। मैंने उसके लिए खाना दोबारा गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया। फोन को किनारे रखा और रैपिंग पेपर निकालकर नए कपड़ों को पैक करने लगा ताकि उसे एक सरप्राइज दे सकूं। तभी मेरा फोन बज उठा। ये चेन फी का कॉल था। मेरे भाई, तुम मेरे साथ स्टूडियो खोलने के बारे में कब सोच रहे हो? मैंने जवाब दिया, आजकल मैं अपनी रुयान के साथ थोड़ा बिजी हूं, कुछ दिन और रुक जा। चेनफी ने मजाक में कहा, पहले तो तू उससे दूर भागता था, अब इतना क्यों चिपक रहा है? मैंने कहा, पहले मैं अंधा था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, ठीक है? चेनफी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है ठीक है, तुझे पता है तेरे डिजाइन्स के कितने दीवाने हैं लोग। जल्दी आ और काम शुरू कर मेरे भाई। मैं थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा और टाइम दे मुझे। चेनफी हंसते हुए बोला, ठीक है, जा अपनी रुयान के साथ वक्त बिता ले। मैं सच में उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। अगर पुनर्जन्म मिलने के बाद भी कुछ नहीं बदला तो एक दिन हम दोनों को साथ ही मरना होगा। इसलिए अब जो भी दिन बीत रहा था वो हमारी जिंदगी का एक कम होता हुआ दिन था। रुयान बिल्कुल सही टाइम पर घर आई। लिविंग रूम में सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी और बर्तन में खाना अभी भी गर्म था। वो एक बिल्ली की तरह सीधा मेरी बाहों में आकर गिरी। मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया। आराम से, गिर मत जाना। बेडरूम में चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है। बेडरूम के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स रखा था जिसे बड़ी ही बेतरतीब तरीके से पैक किया गया था। यह तुम्हारा पेंडिंग बर्थडे गिफ्ट है, खोलकर देखो। रुयान ने अपनी नजरें झुकाईं और उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। थैंक यू मोबाई। वो गिफ्ट बॉक्स के पास गई पर काफी देर तक उसे बस देखती रही। फिर वो हिचकिचाते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर रुक गई। आखिर में उसने कहा, शायद हमें कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा। मैं कुछ सेकंड के लिए सुन्न रह गया। रुयान की आंखों में एक दर्द और उलझन थी। तुम्हें मेरे साथ एक नाटक करना होगा। मुंह चैन हुई। मुंह छच के पिता थे। तुमने जो ईमेल देखा उसमें लिखा था कि उनके पिता की मौत एक कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट में हुई थी। सालों पहले वो प्रोजेक्ट मेरे पिता और तुम्हारे सेकंड अंकल के बीच एक जॉइंट वेंचर था। मुझे अचानक याद आया कि जब मैं मुंह छच को ढूंढने छत पर गया था तो उसके चेहरे पर कितनी गहरी निराशा थी। मेरा परिवार खत्म हो गया। अब मेरा कोई नहीं है। उस वक्त मैं उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ था। मैं धीरे से उसके पास गया था और उसे एक आइसक्रीम दी थी। मेरे पास भी कोई फैमिली नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर हम... मैंने अपनी बांह पर लगे चोट के निशान दिखाते हुए कहा था, देखो, ये उन लोगों ने मारा है जिन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। मेरे सेकंड अंकल तो बस मुझे डांटते हैं कि मैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी करता हूं। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मुचच ने मेरी तरफ सिर झुकाकर देखा, आइसक्रीम ली और छत के किनारे से नीचे कूद गई। मतलब किनारे से हटकर नीचे फर्श पर आ गई। तुम्हारे सेकंड अंकल का नाम क्या है? मो मिंग युआन। मुचच ने धीरे से आंखें उठाई। क्या वो मो ग्रुप वाले मो मिंग युआन है?
जब मैंने सिर हिलाकर हां कहा तो उसने एक ऐसी सीरियस नजर से मुझे देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा था, चिंता मत करो, अब से हम एक फैमिली है। सालों तक मैं यही सोचता रहा, लेकिन अब जाकर मुझे उसकी उस नजर का असली मतलब समझ आया। शायद सेकेंड अंकल का नाम जानने से पहले वो सच में मुझे अपनी फैमिली मानना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा मो फैमिली से क्या कनेक्शन है तो उसने मुझे अपना बदला लेने का एक जरिया बना लिया। शुरुआत से ही उसका किया हुआ हर वादा सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिका था। रुयान ने कहा, मो भाई, मैं देख सकती हूं कि मुछच तुमसे प्यार करती है। तुमने कहा कि पिछले जन्म में तुम्हारी मौत के पीछे उसका भी हाथ था। शायद वो इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे चुना था। मैं तुम्हें उसके साथ ऐसे खतरे में नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो आने वाला सारा खतरा मैं अकेले झेल लूंगी। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर मैं अपनी बीवी को ही नहीं बचा सकता तो मैं किस बात का मर्द हूं। मैं तुम्हारे साथ ये नाटक करने को तैयार हूं। कुछ हफ्तों बाद मीडिया में यह खबर फैल गई कि मशहूर बिजनेसवुमन लियू रुयान का तलाक हो गया है। उसी दिन मेरी विला से अपना सामान लेकर निकलते हुए तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं। चेनफी मुझे अपना सामान उठाकर अपने अपार्टमेंट में लाते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। वाह मेरे भाई, फाइनली तुझे अकल आ ही गई। अब तू मेरे साथ काम करेगा, है ना? 3 दिन बाद मुझे सेकेंड अंकल का कॉल आया। मो भाई, क्या तुम आज रात घर आ सकते हो? मैंने फोन हाथ में पकड़े हुए मुस्कुराकर कहा, अंकल, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मेरा तो अभी अभी तलाक हुआ है। हम तुम्हारा परिवार हैं, तुम्हें ऐसे अकेले धक्के खाते हुए कैसे देख सकते हैं? आज रात एक पार्टी है, मैंने तुम्हारे लिए एक नई लड़की भी ढूंढ ली है। आपकी खबर बहुत तेज है अंकल। खैर, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन काट दिया। चेनफी मुझे चिंता से देख रहा था। क्या तूने अपने परिवार से सारे रिश्ते नहीं तोड़ लिए थे? अब तुझे उनके मामलों से क्या लेना देना? मैं भी उनके मामलों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। उस रात मैंने एक शानदार सूट पहना और मो फैमिली के बड़े से बंगले में एंट्री की। बैंक्वेट हॉल मेहमानों से भरा था। सब वाइन के गिलास लिए बातें कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गया, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं और लोग फुसफुसाने लगे, ये मो फैमिली का छोटा बेटा है ना? क्या तुम अपनी बेटी की बात चलाना चाहोगी? मो फैमिली से रिश्ता जुड़ जाए तो 10 से 20 साल की मेहनत बच जाएगी। मैं भीड़ के बीच से गुजर रहा था, तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो मैंने काफी वक्त से नहीं सुनी थी। आवाज की दिशा में देखा तो रुयान एक वाइन का गिलास पकड़े लोगों के बीच खड़ी थी। वो हमेशा की तरह सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी। उसके तलाक की खबर सुनकर कई अमीर बिजनेसमैन उसके आसपास मंडरा रहे थे। रुयान ने मुझे ठंडी नजरों से देखा और फिर नजरें फेर ली। इस नाटक को असली दिखाने के लिए मैं उसके पास नहीं गया और सीधा बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया ताकि थोड़ी ताजी हवा ले सकूं। लेकिन बालकनी पर पहले से ही कोई मौजूद था, और वो भी मेरा एक पुराना जानकार। मूंछ वो रेलिंग के सहारे खड़ी थी। उस जले हुए चेहरे का अब सिर्फ एक खूबसूरत हिस्सा अंधेरे में चमक रहा था। मो भाई, बहुत दिन हो गए। मेरे कदम रुक गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। वो हल्की सी हंसी। मुझसे इतने दूर दूर क्यों हो? मैंने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने तो तुमसे पूछा तक नहीं कि तुम इतने दिनों से कहां थी। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था ना? तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। मैंने पुराने दिनों की तरह ही मजाक में उसके कंधे पर थपकी दी। तभी दरवाजे की तरफ से आने वाली रोशनी किसी के आने से छुप गई। मैंने पलटकर देखा तो रुयान दरवाजे पर सहारा लिए बड़ी ही बेरुखी से हमारी तरफ देख रही थी। मूचच ने जवाब दिया, मैं अपनी सर्जरी के लिए गई थी। वो थोड़ा आगे आई जिससे हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे का वो हिस्सा जो बुरी तरह जल गया था अब आधे से ज्यादा ठीक हो चुका था। ध्यान से देखो, क्या मैं पहले जैसी नहीं लग रही? मैं उसे कुछ देर घूरता रहा और फिर एक कदम पीछे हटकर दूरी बनाते हुए बोला, हाँ, लग रही हो। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। तभी दरवाजा खुला और सेकेंड अंकल कुछ मेहमानों के साथ अंदर आए। चलो, मैं तुम सबको अपने भतीजे मो बाई से मिलाता हूं। और ये है हमारी कंपनी की नई एक्ट्रेस मूचच। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इस पार्टी का एक मकसद इन दोनों की जिंदगी को सेटल करना भी है।
मेहमानों ने तालियां बजाईं और बधाइयां देनी शुरू कर दी। मुझे और मूचच को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। सेकंड अंकल, मैं अभी शादी नहीं करना। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुचच ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं मोबाइल का ख्याल रखूंगी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ किसी ऑक्टोपस की तरह मजबूत थी। गनीमत रही कि कुछ सेकंड बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया और मेहमानों के साथ बात करने लगी। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ था। जब मुचेचा मेहमानों से बात कर चुकी तो मैंने उससे पूछा, तुम मेरे सेकंड अंकल के साथ कब से मिली हुई हो? मुचच ने आराम से अपने बाल संवारे। मैं तुमसे तभी शादी कर सकती हूं जब मुझे मो फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। मेरा एक और प्लान भी था, लेकिन तुम्हारे तलाक ने मेरा बहुत सारा काम आसान कर दिया। मैंने उसके चेहरे को देखा और वो मुझे इतनी अजनबी और खौफनाक लगी कि मैं बता नहीं सकता। मुचचा मुस्कुराई। क्या हुआ, पहचान नहीं पा रहे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं वैसी मुचच नहीं रही जैसी तुमने सोची थी? पहले मुझे लगता था कि मुचेच की मुस्कान सूरज की तरह रोशन है और हम दोनों एक ही दुनिया के हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं गलत था। वो एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ा रही थी और मैं पीछे हटता जा रहा था। आखिर में मेरी पीठ कांच के दरवाजे से जा टकराई। मोबाइल, मैं हमेशा से ऐसी ही थी। उस धुंधली रोशनी में उसकी मुस्कान मुझे बहुत खौफनाक लग रही थी। मैंने तुम्हें कभी छोड़ने का नहीं सोचा था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम भी पिछले जन्म की तरह लियू रु यान के साथ मरना नहीं चाहोगे, है ना? तो ये वही थी। मैंने गुस्से से अपने दांत पीसे। मेरा हाथ पीछे दरवाजे के हैंडल पर गया और मैंने उसे धीरे से दबाया। दरवाजा खुलते ही वॉयलिन की मीठी धुन और हॉल की रोशनी अंदर आ गई। मुचेच, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। भीड़ में वापस आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। मैं सीढ़ियों से होते हुए दूसरी मंजिल की तरफ गया। इस कॉरिडोर के आखिर में वो कमरा था जहां मैं कभी रहता था। मैं बस वहां जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक सॉफ्ट से शरीर ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। एक जानी पहचानी खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। रुयान की मीठी और बॉस वाली आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिसमें हल्की सी शराब की महक भी थी। उसने तुम्हें कहां छुआ? मेरे कंधे पर एक गर्म किस महसूस हुआ। कुछ देर एक दूसरे में खो जाने के बाद मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम जल रही हो? पूरा कमरा जलन की महक से भर गया है। रुयान की आवाज भारी हो गई। मैं किसी को तुम्हें छूने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। मैंने उसके बालों को सहलाया। मुचच ने मेरे सेकंड अंकल से हाथ मिला लिया है और उसे मेरी हालत का अंदाजा हो गया है। वो तुम्हारे प्लान्स को लेकर भी अलर्ट है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्लान कामयाब होगा? मो भाई, अगर इस सब में मो फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो तुम क्या करोगे? तो उसे इस बात की चिंता थी। मैंने रुयान का हाथ पकड़ा। मेरे माता पिता की शादी एक बिजनेस डील थी। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। मेरे पैदा होते ही उन्होंने मुझे सेकंड अंकल के पास छोड़ दिया और दोनों विदेश चले गए। सेकंड अंकल ने हमेशा मुझे अपने फायदे और पावर के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम ना होती तो शायद मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। इसलिए मेरी चिंता मत करो। अगर मो फैमिली बर्बाद होती है तो वो सेकंड अंकल के बुरे कर्मों का नतीजा होगा। वो इसी के लायक है। अगले कुछ महीनों तक मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल रही। वैसे भी बड़े होने के बाद से मैंने मो फैमिली से एक पैसा नहीं लिया था। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी और डिजाइनिंग में अच्छा नाम कमा लिया था। अगर सेकंड अंकल के मुझे जबरदस्ती बुलाकर मुझ छचे से शादी करने का प्रेशर डालने को छोड़ दें तो बाकी सब शांति से चल रहा था। चैन फी इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था। तूने तो उनसे रिश्ते खत्म कर लिए थे ना, तो फिर उनकी बात क्यों मान रहा है? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे मेरी सिचुएशन जानती थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो सेकंड अंकल को भड़काकर रुयान के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर देती। जब तक रुयान उन दोनों का खेल खत्म नहीं कर देती, मुझे उन्हें बातों में उलझाकर रखना ही था। चैन फी को टीवी देखने का बहुत शौक था। आजकल रुयान अक्सर फाइनेंस चैनल्स पर दिख जाती थी। उसे देखते ही चैन फी भड़क जाता था। मोबाई, तेरी अगली बीवी को मुझे जरूर दिखाना।
वो टीवी रिमोट पकड़े हुए ऐसे कांप रहा था जैसे उसे पार्किंसंस की बीमारी हो। उसने टीवी पर रूयान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, इस औरत को देखकर ही पता चलता है कि यह अच्छी नहीं है। अगर तूने दोबारा ऐसी औरत से शादी की तो मैं सच कह रहा हूं, मैं उल्टा लटक कर गोबर खाऊंगा। मैंने अपने डिजाइन के कागजों से सिर उठाया और थोड़ी झिझकते हुए कहा, मेरे भाई इतने कॉन्फिडेंस से मत बोल, कभी कभी अपने लिए बचने का कोई रास्ता भी छोड़ देना चाहिए। अब मुझे रूयान से मिलने के लिए छुप छुप कर जाना पड़ता था। शेडोंग में भारी बर्फबारी हुई थी। मैंने एक मोटा स्वेटर पहना और कचरे का बैग लेकर नीचे आया। रूयान की कार मेरी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन वो कार से बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने वही वूलन कोट पहना था जो मैंने उसे दिया था, और वो मफलर भी गले में लपेटा हुआ था। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया तो वो उछलते हुए मेरे पास आई और खुशी से मेरी बाहों में गिर गई। मैंने जल्दी से कहा, बाहर बहुत ठंड है, कार के अंदर चलो। कार की हेडलाइट्स बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ कुछ दूरी पर लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस सफेद बर्फ पर पड़ रही थी। मैंने अपने मोटे जैकेट की जेब में कुछ ढूंढा और एक लॉलीपॉप निकालकर उसे दिया। ये तुम्हारे लिए। रूयान ने मुस्कुराते हुए लॉलीपॉप ले लिया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? मैं उसे वापस लेने लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद है। सच कहूं तो हमारे बीच बातें करने के लिए कुछ खास कॉमन टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सिर रखा। मेरे दोस्त ने कहा कि अगर मैंने तलाक के बाद भी तुम्हारे जैसी औरत से दोबारा शादी की तो वो, मैंने उन गंदे शब्दों को छोड़ दिया, तो वो कुछ बहुत ही घटिया काम करेगा। मैंने एक लंबी सांस ली। मैं सोच सकता था कि जब चेन फी को सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे कैसे पीटेगा। रूयान जोर से हंस पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। तो क्या तुम किसी और को चुनना चाहते हो? मैंने उसे घूर कर देखा। तुम क्या बकवास कर रही हो? उसने अपनी आंखें झुकाई और चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लंबी और बहुत खूबसूरत थीं, बस थोड़ी ठंडी थीं। पता नहीं आजकल उसे क्या हो रहा था। मुझे बार बार बुरे सपने आ रहे हैं। मैं हर बार यही सपना देखती हूं कि मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें मेरे बिना अच्छी जिंदगी जीनी है। रूयान ने अचानक कहा, मोबाई, मेरा मतलब है अगर एक दिन मैं अचानक तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे टोक दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने उसके बालों पर किस किया और एक गहरी सांस लेकर कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे। अगली सुबह मैं और चैन फी टैक्सी में बैठकर जल्दी जल्दी स्टूडियो जा रहे थे। तभी मुछच का फोन आया। मोबाई, तुम कहां हो? मुझे अचानक याद आया कि आज मेरी उसके साथ एक डेट फिक्स थी। सॉरी, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मुछच ने पूछा, कहां हो? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूं। चैन फी जानता था कि मुझे मुछच पसंद नहीं है, इसलिए उसने मेरा फोन छीना और कॉल कट कर दी। तभी टैक्सी के रेडियो पर एक न्यूज बुलेटिन आने लगा। हम दोनों कुछ देर सुनते रहे और फिर एकदम चुप हो गए। मो फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है। सालों पहले हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट का मामला फिर से खुल गया था। चैन फी ने मुझे बहुत चिंता से देखा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूयान इतनी जल्दी अपना काम कर लेगी। मुझे पिछले जन्म की याद आई। सेकंड अंकल ही मास्टरमाइंड थे जिन्होंने बॉस फैंग को उस ब्लास्ट के लिए उकसाया था। इतने दिनों से मेरे दिल में जो डर बैठा था वो अब थोड़ा कम हो रहा था। इस बार सब कुछ 10 साल पहले ही हो गया। रूयान की कंपनी तेजी से तरक्की कर रही थी और सेकंड अंकल का एम्पायर अभी इतना बड़ा नहीं था कि वो कोई खतरा बन सके। शायद अब वैसी नौबत नहीं आएगी। आज सड़क पर ट्रैफिक कम था और टैक्सी ड्राइवर भी गाड़ी बहुत आराम से चला रहा था। तभी आधी रास्ते में एक कार अचानक हमारी तरफ तेजी से आई। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ दूर से मुझे एक आवाज सुनाई दी, मोबाई, अपनी आंखें खोल बेवकूफ। लोहे के घिसटने की तेज आवाज ने मुझे नींद से जगाया। मुझे अपना पूरा शरीर बहुत भारी लग रहा था। आंखें खोली तो देखा कि मैं एक मोटे स्टील पाइप से बंधा हुआ हूं और चेन फी उसी पाइप के सहारे बैठा हुआ है। हवा में इंडस्ट्रियल ऑयल की तेज महक और मिट्टी की अजीब सी गंध आ रही थी। मैं कंफ्यूजन में जमीन से उठा। चेन फी अपने पैरों को जोर से मार रहा था। भगवान का शुक्र है तू उठ गया, जल्दी से मेरी रस्सियां खोल।
मैं जल्दी से उसके पास गया और नीचे बैठकर उसकी रस्सियां देखी। मेरी पुरानी यादें एकदम से ताजा हो गईं। मैंने सिर उठाकर चारों तरफ देखा और मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना छूटने लगा। ये तो वही खाली पड़ी फैक्ट्री है जहां पिछले जन्म में मेरी बेरहमी से हत्या की गई थी। रस्सियों में ऐसी गांठ लगी थी कि उन्हें खोलना नामुमकिन था। चेन फी गालियां देते हुए रस्सियों को रगड़कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? लगता है इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। काफी देर रगड़ने के बाद भी जब रस्सी नहीं टूटी तो वो थक कर पत्थर से टिक गया। इन्होंने मुझे बांधा है, तुझे नहीं। इसका मतलब इनका निशाना मैं हूं। जब यहां कोई ना हो तो तू चुपचाप भाग जा और पुलिस को बुला। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सॉरी भाई, इस बार मेरी वजह से तू भी इस मुसीबत में फंस गया। तेरा क्या मतलब है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से मुच की आवाज आई। तुम्हारा ये दोस्त काफी समझदार है। चेन फी ने सिर घुमाकर देखने की कोशिश की, पर मैंने जल्दी से उसकी आंखें ढक दी और मुझ को घूरते हुए बोला, मैंने कहा था ना, उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। चेन फी से रुका नहीं गया। मैं तुझे बता रहा हूं औरत, मेरा नाम वू है, मैं वू फैमिली से हूं। तूने मुझे बांधने की हिम्मत की? मेरे पिता तेरा वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर मुछैच का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, तुमने सुना ना, हमारे मसले में वू फैमिली को घसीटने का कोई मतलब नहीं है। चेन फी के पिता पॉलिटिक्स में थे और उसका बड़ा भाई पुलिस में था। अगर चेन फी को कुछ हुआ तो कोई भी इस बात से बच नहीं पाएगा। मुचैच ने मेरी तरफ एक पेपर कटर फेंक दिया। मैंने जल्दी से कटर उठाया और चेन फी की रस्सियां काट दी। मुड़कर मत देखना, सीधा घर जा और वहीं रहना। इतना कहते ही वो बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से बाहर की तरफ भाग गया। अब उस खाली फैक्ट्री में सिर्फ मैं और मुछैच बचे थे। उसने मुझे खिड़की के पास खींचा। नीचे देखो, कौन आया है। नीचे ग्राउंड पर सेकंड अंकल ने रूयान के सिर पर बंदूक तानी हुई थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं और कांपने लगीं। लेकिन मुझे पता था कि मैं जितना कंसर्न दिखाऊंगा, रूयान की जान को उतना ही ज्यादा खतरा होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा और उसका तलाक हो चुका है। उसके साथ जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा है क्या? मुछैच ने नीचे देखते हुए एक ठंडी आवाज में कहा। सेकंड अंकल, इसके एक पैर में गोली मार दो। बंदूक चलने की एक तेज और भयानक आवाज आई। रूयान के पैर से गहरा लाल खून बहने लगा और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर मेरी और मुछैच की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मुछैच, मोबाइल तुम्हारे पास है, उसे जाने दो। मुछैच ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और मेरी तरफ मुड़कर पूछा, मोबाइल, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मुछैच ने फिर से आदेश दिया, सेकंड अंकल, अब दूसरा पैर। मैंने तुरंत मुछैच का हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, प्लीज ऐसा मत करो। मुछैच की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरी उंगलियों ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरे पोर सफेद हो गए थे। उसने बहुत ही चैलेंजिंग नजरों से रूयान की तरफ देखा और अगले ही पल उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर कहा, मुझे किस करो। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने कहा, क्या तुम चाहते हो रूयान मर जाए? मेरा शरीर अकड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुछैच ने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मुझे अंदर से इतनी घिन आ रही थी कि मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था। मैंने मुछैच को धक्का देकर दूर किया और उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाला था, तभी नीचे से एक और गोली चलने की आवाज आई। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मैं घबराते हुए खिड़की के पास पहुंचा, लेकिन वहां रूयान खून से लथपथ नहीं पड़ी थी, बल्कि सेकंड अंकल की पीठ में गोली लगी थी और वो जमीन पर गिरे पड़े थे। थोड़ी ही दूरी पर स्वॉट टीम की गाड़ियां आ चुकी थीं और उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में पूरी जगह को घेर लिया था। मुछैच का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक मेरी तरफ तान दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी जल्दी आ जाएगी।
उसने एक हथकड़ी से मुझे स्टील पाइप के साथ बांध दिया और मुझे खींचकर एक ऐसे अंधेरे कोने में ले गई जहां स्नाइपर्स की नजर न पड़ सके। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरे हाथ में बम का रिमोट है, रुयान को अंदर भेजो मुझसे मिलने, वरना मैं इसके साथ साथ खुद को भी उड़ा लूंगी। मुछच, शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल शांत हूं। मुछच की आवाज में एक पागलपन आ चुका था। पिछले जन्म में तुम रुयान के साथ मरने को तैयार थे, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं मर सकते? मुझे लगा था कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, लेकिन तुम्हारा भी पुनर्जन्म हो गया। मुझे मेरा मोबाइल वापस चाहिए। तभी कुछ कदम दूर से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, मैं आ गई हूं, उसे छोड़ दो। ये रुयान थी। मैं जोर से चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रही हो बेवकूफ औरत, यहां क्यों आई हो? उसके पैर का खून अब सूख चुका था। जब से वो दूसरी मंजिल पर आई थी, उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। शायद उसे डर था कि मुझे कुछ हो न जाए। मुछच ने मुझे पीछे खींचा और अपनी बंदूक रुयान की तरफ तान दी। लियू रुयान, इस बार हम कुछ नया खेलते हैं। मुछच ने कुछ दूरी पर रखे एक नकली जैकेट की तरफ इशारा किया। वो जैकेट पहनो। मत पहनना, मैं जोर से चिल्लाया। मुछच किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगी। मो भाई, पिछले जन्म में रुयान ने तुम्हारे साथ मरने की हिम्मत की थी, और तुम उससे कितना प्यार करते हो। मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। आज या तो वो मरेगी या फिर तुम। रुयान, भाग जाओ यहां से। मेरा गला सूख चुका था, फिर भी मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन रुयान ने मानो मेरी बात सुनी ही नहीं और जल्दी से वो जैकेट पहन ली। जैसे ही टाइमर की पहली बीप बजी, मैंने निराशा में अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मुछच ने मुझे आगे की तरफ धक्का दिया। मोबाइल, दोनों में से किसी एक को चुनो। मैं उन दोनों के बीच खड़ा था। मैंने एक कदम रुयान की तरफ बढ़ाया तो वो आधा कदम पीछे हट गई। मोबाइल, मेरे पास मत आना, इसमें बम है, रुयान ने बहुत ही सीरियस होकर कहा। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक कदम भी और आगे बढ़ाऊं। मुझे मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन इस वक्त अगर मैं मुछच के सामने रुयान को चुनता तो मुछच का गुस्सा भड़क जाता। वो शायद वक्त से पहले ही बम फोड़ देती। रुयान पीछे हटते हुए खिड़की के पास पहुंच गई। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मुछिच से कहा, मुछिच, तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान मेरे पिता का नाम लेने के लायक नहीं है। मुछिच, जो अभी तक मजे से तमाशा देख रही थी, अचानक भड़क गई और एक कदम आगे बढ़ी। तुम जैसे अमीर और घमंडी लोग जिनके मुंह में चांदी का चम्मच होता है, क्या तुम्हारे पास रत्ती भर भी इंसानियत है? रुयान ने बहुत ही ठंडेपन से मुस्कुराते हुए एक ताना मारा। लेकिन उस साल तुम्हारे पिता ने ही सेफ्टी रूल्स तोड़े थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। हमने तुम्हें पूरा मुआवजा भी दिया था। सच कहूं तो तुम बस एक लूजर हो जो अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर डाल रही है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। क्या यह दुनिया पागल हो गई है? रुयान का एक एक शब्द मुछच की कमजोर नस पर वार कर रहा था। क्या रुयान जीना नहीं चाहती? मुछच ने अचानक अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। पलक झपकते ही वहां भयंकर आग भड़क उठी। उसने पहले ही पूरे फर्श पर पेट्रोल छिड़क रखा था। तुम लोगों ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मुछच की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वो आग के बीच से मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका आधा जला हुआ चेहरा आग की रोशनी में और भी खौफनाक लग रहा था। मोबाई, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें मेरा ये जला हुआ चेहरा पसंद नहीं है, तो मैं कभी खुद के साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आती। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। तो ये पागलपन उसने खुद ही किया था। मुछच जोर से हंसने लगी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मैं तुम्हारे गिल्ट का फायदा उठाकर रुयान की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल पाती? इतने सालों तक जो मासूमियत का नकाब मुछच ने पहना हुआ था, वो आज उतर चुका था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ पागलपन और जुनून नजर आ रहा था। मोबाई, अगर तुमने मुझे चुना होता तो आज ये सब नौबत नहीं आती। अब जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चलो मेरे साथ जहन्नुम में चलो।
उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। अगले ही पल एक तेज गोली चलने की आवाज आई और खिड़की के कांच टूटने की आवाज भी। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरे कानों में एक अजीब सी सुन्न करने वाली सीटी बजने लगी, जैसे कोई सुई लगातार मेरे दिमाग में चुभ रही हो। सस्पेक्ट न्यूट्रलाइज्ड। डेड बॉडी पुरानी फैक्ट्री के सेकंड फ्लोर पर है। टीम बी रिपोर्टिंग डेटोनेटर सुरक्षित है। कंफर्मिंग हॉस्टेज इज सेफ। मौके पर कोई और एक्सप्लोसिव नहीं मिला है। आग बहुत तेजी से फैल रही है। रेस्क्यू टीम्स को बोलो कि हॉस्टेजेस को तुरंत बाहर निकाले। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा। मूछज की लाश जमीन पर पड़ी थी। ठंडी हवा ने मेरे नाक में घुसे उस धुएं और बारूद की महक को थोड़ा कम कर दिया। मुझे बाहर से चेन फी की गालियां देने की आवाज सुनाई दी, जो इस वक्त मुझे जन्नत के किसी संगीत की तरह लग रही थी। 21वीं सदी आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर है, और ये पागल अभी भी बम से खेल रही है। शुक्र है कि ये चेन फी थोड़ा समझदार निकला और सीधा बाहर जाकर पुलिस को बुला लाया। उसकी वजह से आज मेरी और रूयान की जान बच गई।